यह दिन था 23 मार्च सन 1931 का, जब लाहौर सेंट्रल जेल में सुबह के 4 बजे थे और वार्डन चरण सिंह इस जेल के कैदियों के पास आए और सभी कैदियों को अपनी अपनी कोठरियों में जाने का आदेश दिया। किसी भी कैदी को नहीं पता था कि उन्हें यह ऑर्डर क्यों दिया गया है। वार्डन चरण सिंह ने सिर्फ ये बताया कि ऊपर से आदेश आया है। जब ये सभी कैदी अपनी अपनी कोठरियों में चले गए, तब जेल का नाई बरकत इन कैदियों के सामने से गुजरा और धीरे धीरे सभी कैदियों को बताया गया कि आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाने वाली है। यह सुनने के बाद सभी कैदियों की आंखें नम हो गई और यहां मौजूद कैदी बरकत से कहने लगे कि जब भगत सिंह को फांसी दे दी जाए तो उसके बाद भगत सिंह की कोई भी चीज जैसे जूते, घड़ी, पेन या कपड़े उन्हें लाकर दे दें, ताकि वो अपने आने वाली पीढ़ियों को ये चीजें दिखाकर बता सकें कि एक समय वो भी भगत सिंह के साथ जेल में कैद रहे हैं। बरकत भगत सिंह के पास गया और कैदियों के कहने पर उनका पेन और कंगा लेकर वापस आया। हर कैदी इस कंगे और पेन को लेने के लिए बेताब होने लगे और आखिर में इसके लिए एक ड्रॉ निकाला गया। इसके बाद पूरी जेल में सन्नाटा छा गया था। सब कैदी अपनी कोठरी के बाहर रास्ते की तरफ देख रहे थे, क्योंकि भगत सिंह और उनके साथियों को इसी रास्ते से फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया जाने वाला था। इससे पहले एक बार जब भगत सिंह को इसी रास्ते पर ले जाया जा रहा था, तब पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चव ने तेज आवाज में भगत सिंह से पूछा कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में आप और आपके साथियों ने अपना बचाव क्यों नहीं किया। जिस पर भगत सिंह ने बहुत ही वीरता के साथ जवाब दिया था कि इनकलाबियों को मरना ही होता है, उनके मरने के बाद ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। वार्डन चरण सिंह भगत सिंह के शुभचिंतक थे और भगत सिंह के लिए जो करना मुमकिन होता वो हमेशा करते थे। वार्डन चरण सिंह लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी से कई बार किताबें भगत सिंह के लिए लेकर आए। चमन लाल, जिन्होंने भगत सिंह के ऊपर काफी कुछ लिखा है, ये अपनी किताब भगत सिंह डॉक्यूमेंट में बताते हैं भगत सिंह को किताबें पढ़ने का काफी ज्यादा शौक था। भगत सिंह को जेल की जिंदगी की आदत पड़ चुकी थी। उनकी कोठरी की हालत सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श बिल्कुल कच्चा था। इस फर्श पर घास निकल आई थी। ये कोठरी इतनी ज्यादा छोटी थी कि उनका शरीर बहुत ही मुश्किल से इसमें समा पाता था। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी, इससे सही 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने के लिए जेल गए। प्राणनाथ मेहता बताते हैं कि भगत सिंह के चेहरे पर उस दिन जरा भी शिकन नहीं थी। वो एक शेर की तरह अपनी कोठरी में चक्कर लगा रहे थे। प्राणनाथ मेहता को देखकर भगत सिंह मुस्कुराए और उनसे पूछा कि आप मेरी किताब रेवोल्यूशनरी अपने साथ लाए हैं। मेहता ने उन्हें वो किताब दी। भगत सिंह बिना देरी किए उस किताब को पढ़ने बैठ गए। भगत सिंह भी जानते थे कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने बिना समय व्यर्थ किए इस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया था। यहां मेहता भगत सिंह से पूछते हैं कि अपने आखिरी वक्त में आप देश को कोई संदेश देना चाहते हैं। भगत सिंह अपनी किताब की तरफ ही देखते रहे और बोले, सिर्फ 2 संदेश। मेरे देश के लिए पहला साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और दूसरा इनकलाब जिंदाबाद। इसके अलावा भगत सिंह मेहता से कहते हैं कि तुम पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद कहना, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली। मेहता भगत सिंह से मिलने के बाद उनके दूसरे साथी राजगुरु के पास गए, जहां राजगुरु ने मेहता से कहा, तुम परेशान मत हो, हम लोग जल्दी मिलने वाले हैं। और जब मेहता सुखदेव के पास गए तो सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि तुम याद से मेरा कैरम बोर्ड जेलर से ले लेना, जो मैंने उन्हें कुछ महीने पहले दिया था। इसी जेल में मौजूद एक कैदी शिव वर्मा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक शाम सिपाहियों ने हमारी जेल के ताले खोले और हमसे बाहर आने के लिए कहा। सरकार चाहती थी कि भगत सिंह को फांसी दी जाए, उससे पहले सभी कैदियों को वहां से हटा दिया जाए। जब हम गेट के पास पहुंचे तो जेलर ने हमसे पूछा, ये आखिरी बार तुम भगत सिंह से मिलना चाहते हो? हमने हामी भरी तो हमें भगत सिंह से मिलवाने के लिए उनकी कोठरी के बाहर ले जाया गया। भगत सिंह को देखते ही मेरी आंखें छलक उठीं। मुझे देखकर भगत सिंह बोले कि यह वक्त भावुक होने का नहीं है, मैं बहुत ही जल्द सभी चिंताओं से मुक्त होने वाला हूं और तुम मुझसे वादा करो
कि अपने मकसद से कभी पीछे नहीं हटोगे, उन्होंने जालियों में से अपने हाथ बाहर निकाले और मेरे हाथों को पकड़ लिया। जैसे ही सुपरिटेंडेंट ने भगत सिंह को मेरा हाथ पकड़ते देखा तो उसने फौरन ही हमें वहां से जाने का आदेश दे दिया। और यही वो दिन था जब मैंने भगत सिंह को आखिरी बार देखा। जब मेहता यहां से चले गए तब थोड़ी देर बाद जेल अधिकारी इन तीनों क्रांतिकारियों के पास आए और उन्हें बताया कि उन्हें वक्त से 12 घंटे पहले फांसी दी जाने वाली है। जो फांसी इन्हें अगले दिन 6 बजे दी जाने वाली थी, वो अब उसी दिन शाम को 7 बजे होने वाली थी। मेहता भगत सिंह की जो किताब लेकर गए थे, भगत सिंह ने अभी उसके कुछ पन्ने ही पढ़े थे। ये सुनने के बाद भगत सिंह ने कहा कि आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे। भगत सिंह ने अपनी फांसी से पहले इस जेल के सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया कि वो उन्हें फांसी से पहले उनके घर से खाना लाकर दे दें। बेबे जब फांसी से एक दिन पहले शाम को खाना लेकर जेल पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया और उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि भगत सिंह को उनके समय से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही थी। थोड़ी देर के बाद इन तीनों क्रांतिकारियों को कोठरी से निकालकर फांसी देने के लिए लाया गया। बाहर आकर सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह ने अपने हाथों को आपस में पकड़कर आजादी का प्रिय गीत गाना शुरू कर दिया। ये गीत कुछ इस तरह का था। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा। इसके बाद इन तीनों का वजन किया गया। इन सब के वजन पहले से बढ़ चुके थे और फिर इन सब से नहाने के लिए कहा गया और स्नान के बाद पहनने के लिए काले कपड़े दे दिए गए। इस वक्त उनके चेहरे खुले हुए थे। इसके बाद चरण सिंह भगत सिंह के पास आए और धीरे से कहा कि अब तुम वाहेगुरु को याद करो। यह सुनकर भगत सिंह ने जवाब दिया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर को याद नहीं किया है। इसके अलावा मैंने कई बार गरीबों की स्थिति देखकर ईश्वर को कोसा भी है, और अगर मैं अंतिम समय में उसे याद करता हूं या उससे माफी मांगता हूं तो वो कहेगा कि मुझसे बड़ा कायर कोई नहीं, कि जब मेरा अंत करीब है तो मैं उसे याद करने लगा और सारी जिंदगी मैंने उसका नाम भी नहीं लिया। जैसे ही घड़ी में 6 बजे कैदियों को भारी बूटों की आवाजें आती सुनाई देने लगी। कैदियों को कुछ गुनगुनाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ये गुनगुनाहट कुछ इस तरह की थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। थोड़ी देर के बाद चारों तरफ से जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे लगाए जाने लगे। यहां फांसी देने के लिए जल्लाद को लाहौर के पास शाहतरा से बुलवाया गया था। भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के बीच में खड़ा किया गया। तभी भगत सिंह को अपनी मां को दिया हुआ वचन याद आया। भगत सिंह ने अपनी मां को वचन दिया था कि जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा तो वो फांसी के तख्ते पर से ही इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। भगत सिंह की यह आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि लाहौर सेंट्रल जेल के आसपास मौजूद घरों तक उनकी आवाज पहुंच रही थी। भगत सिंह की आवाज को सुनते ही जेल के दूसरे कैदियों ने भी नारे लगाना शुरू कर दिए। इसके बाद इन तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ पैरों को बांधा गया। जल्लाद ने इन तीनों से सवाल किया कि तुम तीनों में सबसे पहले कौन मरना चाहता है। सुखदेव ने जल्दी से कहा कि मैं सबसे पहले वीर गति प्राप्त करना चाहता हूं। जल्लाद ने एक एक कर तीनों की रस्सी खींच दी और उनके नीचे जो लकड़ी के तख्ते लगे हुए थे उसमें पैर मारकर हटा दिया। इसके बाद काफी देर तक उनके शव ऐसे ही लटके रहे। जब उनके शरीरों को नीचे उतारा गया तब डॉक्टर ने इनकी जांच करी और इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब विदाउट फियर में बताया है, यहां मौजूद एक जेल अधिकारी पर फांसी का इतना ज्यादा असर हुआ था, जब उससे बोला गया कि मृतकों की पहचान करो तो उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। यह सुनकर बड़े अधिकारियों ने उसे फौरन ही निलंबित कर दिया और फिर एक जूनियर अफसर से यह काम करवाया। पहले इन तीनों का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाने वाला था, लेकिन फिर अधिकारियों को लगा कि अगर बाहर मौजूद लोग जेल से उठता हुआ धुआं देखेंगे तो ये लोग जेल पर हमला कर सकते हैं। इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़कर एक ट्रक जेल में लाया गया और उसमें बहुत अपमान के साथ तीनों क्रांतिकारियों के शरीरों को फेंका गया। सतलज नदी के किनारे इन शरीरों को जलाने के लिए ले जाया गया। अब रात के 10 बज गए थे। अभी इन शवों को आग दी ही गई थी कि लोगों को उनकी खबर लग गई। भीड़ चिता की तरफ बढ़ती आ रही थी। ये देखकर ब्रिटिश सैनिक यहां से भाग खड़े हुए और ये शव अधजल रह गए।
सारी रात लोग इन शवों के आसपास पहरा देते रहे। लोगों ने इन तीनों क्रांतिकारियों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस लाहौर के नीला गुंबद से शुरू किया। पुरुषों ने विरोध के रूप में अपनी बाजुओं पर काली पट्टियां बांधी और सभी महिलाओं ने काली साड़ी पहनी। हर किसी के हाथ में काला झंडा था। यह जुलूस अनारकली बाजार में जाकर रुका। थोड़ी ही देर में यहां मौजूद भीड़ शांत हो गई। जब उन्हें पता चला कि भगत सिंह के परिवार के लोग तीनों क्रांतिकारियों के शव को लेकर यहां पहुंच गए हैं, जैसे ही उनके शव यहां आए, यहां मौजूद भीड़ भावुक हो गई और लोगों ने रोना शुरू कर दिया। भगत सिंह की मौत के बाद चरण सिंह अपने कमरे में गए और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। चरण सिंह ने अपने करियर में कई सारे लोगों को फांसी पर चढ़ते हुए देखा था, लेकिन किसी ने इतनी वीरता के साथ मौत को गले नहीं लगाया था। लेकिन भगत सिंह की यह कुर्बानी व्यर्थ न गई। उनकी शहादत के 16 साल बाद आखिर हमारा भारत आजाद हो गया। दोस्तों, अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर बड़े जुल्म किए थे। ऐसी ही एक जुल्म की दास्तान यानी कालापानी की जेल के बारे में आपने सुना ही होगा। अगर आप कालापानी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर जरूर क्लिक कीजिएगा जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है।